Assalamualaikum student. Welcome to the lecture number 3 of the course Computer Graphics. इस लेक्चर में हम वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस की इंटरनल वर्किंग को डिस्कस करेंगे। रास्टर ग्राफिक्स सिस्टम, ये एक रास्टर ग्राफिक्स सिस्टम का अंदरूनी आर्किटेक्चर दिखाया गया है। अब यहाँ CPU, सिस्टम मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब मेमोरी के किसी भी हिस्से में फ्रेम बफर को स्टोर किया जा सकता है। फ्रेम बफर वो एरिया है जहां इमेज के पिक्सल की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि इमेज को स्क्रीन पे कैसे ड्रा करना है। सो दी फ्रेम बफर कैन बी एनीवेयर इन द सिस्टम मेमोरी। साथ में ये वीडियो कंट्रोलर है, ये डायरेक्ट बफर फ्रेम बफर से एक्सेस करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन से मॉनिटर पे पिक ड्रा होती है। अब ये सारे कंपोनेंट्स सिस्टम बसेस जो कि एक पार्ट है उसके ज़रिए आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इस फ्रेम बफर को मेमोरी में कहीं भी स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा फ्रेम बफर को अलग मेमोरी से एक ख़ास जगह रिजर्व कर ली जाती है, वहाँ पर भी इसको स्टोर किया जा सकता है। अब इस डायग्राम में फ्रेम बफर को मेमोरी से अलग एक ख़ास जगह पे स्टोर किया गया है और साथ में एक डिस्प्ले प्रोसेसर या रास्टर स्कैन डिस्प्ले प्रोसेसर भी है। अब ये डिस्प्ले प्रोसेसर पिक को डिस्प्ले करने के लिए फ्रेम बफर से इंफॉर्मेशन लेकर वीडियो कंट्रोलर को देता है और इमेज के सारे काम को हैंडल करता है। अगर ये ना हो तो फिर CPU को ही सारा काम करना पड़ेगा। काम को स्पीड अप करने के लिए हम अलग से डिस्प्ले प्रोसेसर या रास्टर स्कैन डिस्प्ले प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं और ये सारे सिस्टम बस के ज़रिए आपस में कनेक्टेड हैं। अब इस वीडियो कंट्रोलर के फंक्शन या ऑपरेशन को समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अब ये एक वीडियो कंट्रोलर का ऑपरेशन का व्यू है। रास्टर स्कैन डिस्प्ले में इमेज को हॉरिजेंटली और वर्टिकली बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो इस मकसद के लिए रास्टर स्कैन जनरेटर इस्तेमाल होता है जो दो रजिस्टर्स रजिस्टर X और रजिस्टर Y के साथ कनेक्टेड होता है। इन रजिस्टर्स में बिट्स को स्टोर किया जाता है। पिक्सल्स इन नंबर ऑफ बिट्स से रिफ्रेश होता है। सबसे पहले X में 0 वैल्यू को सेट करते हैं और Y में मैक्सिमम वैल्यू को। फिर हम साथ साथ Y की वैल्यू जो है उसको डिक्रीमेंट करते जाते हैं और X की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करते जाते हैं। इस तरह पूरा पेज जो है वो रिफ़्रेश होता है और लास्ट पे जाके X की जो वैल्यू है वो फिर से हमारे पास क्या होती है कि हम उसको फिर से 0 करते हैं और Y की वैल्यू को मैक्सिमम करते हैं और दोबारा से इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब यहाँ पे एक पिक्सल रजिस्टर भी इस्तेमाल होता है। ये फ्रेम बफर से पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जिन्हें रिफ़्रेश करना हो। इससे टाइम कंज्यूम हो जाता है क्योंकि अगर वीडियो कंट्रोलर बार बार हर पिक्सल के लिए फ्रेम बफर को रीड करे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये सारे काम CPU खुद भी कर सकता है और इसके अलावा हम यहाँ पे डिस्प्ले प्रोसेसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो पिक्सल रजिस्टर्स में पिक्सल की इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, रजिस्टर्स X और Y की वैल्यू को सेट करता है और फिर वीडियो कंट्रोलर से इमेज को स्कैन करवाता है। A major task of the display processor is digitizing a picture definition given in an application program into a set of pixels intensity values for storage in the frame buffer. This digitization process is called scan conversion. रास्टर स्कैन डिस्प्ले दो तरीक़ों से कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करती है। एक रेक्टेंगुलर ग्रिड के ज़रिए, इसमें जहाँ कैरेक्टर्स हो वहाँ वाला पोर्शन रोशन हो जाता है, और सेकंड पे जो सेकंड मेथड है वो है कर्व लाइन के ज़रिए भी कैरेक्टर को डिस्प्ले करती है। The array size for character grid can vary from 5 by 7 to 9 by 12 or more for higher quality displays. अब ये दोनों मेथड से B को यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ग्रिड में वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस हैं। जहाँ पे बी का पोर्शन था वो वहाँ पे पोर्शन को रोशन कर दिया गया है।
रैंडम स्कैन सिस्टम। रैंडम स्कैन डिस्प्ले एक ऐसी डिवाइस है जो सिर्फ स्क्रीन के उस पार्ट को रीड या रिफ्रेश करती है जहां इमेज बना हो। इस मकसद के लिए एक डिस्प्ले फाइल होती है जो मुख्तलिफ कमांड्स और प्रोग्राम्स को स्टोर करती है, जिनके ज़रिए हम पिक को रीड और रिफ्रेश करते हैं। अब ये डिस्प्ले फाइल से कमांड्स को रीड करके मॉनिटर पे मौजूद पिक को रिफ्रेश करता है। इस प्रोसेसर को डिस्प्ले प्रोसेसर यूनिट या ग्राफिक कंट्रोलर भी कहते हैं। इस डिवाइस में ज़्यादा जो सिंपल पिक्स हैं वही हम बना सकते हैं, जैसे सर्कल, लाइन वगैरह। और फिर स्क्रीन के छोटे से हिस्से को बार बार रिफ्रेश करने से वहाँ मौजूद फास्फोर बर्न हो सकती है। इसलिए फिर हम डिस्प्ले प्रोसेसर के ज़रिए रिफ्रेशिंग प्रोसेस को एडजस्ट करते हैं और उसमें डिले लाते हैं ताकि फास्फोर बर्न ना हो सके। ग्राफिक कार्ड और डिस्प्ले अडॉप्टर, ये एक ऐसी एडिशनल चीज़ें हैं जो CPU के बोझ को हल्का कर देती हैं। A video display adapter, which is the special printed board that plugs into one of the several expansion slots present on the motherboard of the computer. The video card can also be an integral part of the system board. हमारे कंप्यूटर में मुख्तलिफ एक्सपेंशन स्लॉट होती हैं जिनकी मदद से हम इन वीडियो कार्ड्स को कंप्यूटर के साथ लगा सकते हैं। अब ये वीडियो कार्ड या डिस्प्ले अडॉप्टर मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। इनमें जो नंबर 1 पे है वो है मोनोक्रोम अडॉप्टर। ये सबसे सादा तरीन अडॉप्टर था। मोनोक्रोम अडॉप्टर या MA इसे कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकता था और टेक्स्ट भी सिर्फ एक कलर में डिस्प्ले होता था। फिर इस मोनोक्रोम अडॉप्टर की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए हरकुलस अडॉप्टर बनाया गया। ये टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स को भी डिस्प्ले कर सकता था, इसी वजह से ये ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। इसके बाद कलर ग्राफिक्स अडॉप्टर या CGA आया। इन अडॉप्टर से ग्राफिक्स और टेक्स्ट को कलर में डिस्प्ले किया जाने लगा। ये 25 रोज़ और 80 कॉलम्स को सपोर्ट करता था और साथ में 16 कलर्स को। इसमें 2 रेजोल्यूशन के मोड थे। एक मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक्स मोड था जिसमें 320x200 पिक्सल्स इस्तेमाल होते थे और 4 कलर्स को ये सपोर्ट करता था। और सेकंड रेजोल्यूशन इसकी थी 640x200 पिक्सल्स विद 2 कलर्स। हाई रेजोल्यूशन में कम कलर्स होते हैं और लो रेजोल्यूशन में ज़्यादा कलर। इसके 2 ड्रॉबैक थे। नंबर 1, फ्लिकर। Flicker is the annoying tendency of the text to flash as it move up or down. Second, snow. पेज पे जो ब्राइट स्पॉट दिखाई देने लगे थे और ये भी इसका एक ड्रॉबैक था। इसके बाद इन्हेंस्ड ग्राफिक अडॉप्टर आया। 1984 में IBM ने CGA की जगह EGA को इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें MA और CGA के तमाम फंक्शंस मौजूद थे। ये हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता था, 640x350 पिक्सल्स और साथ में 16 कलर्स को डिस्प्ले करता था। इसमें फ्लिकर और स्नो प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था, ये रीड ऑपरेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकता था, ये सिर्फ राइट ऑपरेशन को सपोर्ट करता था। इसके बाद मल्टी कलर ग्राफिक्स अडॉप्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये CGA को इन्हेंस करके बनाया गया था। ये भी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को डिस्प्ले करता था। इसमें भी रेजोल्यूशन के 2 मोड ग्राफिक्स थे, 640x480 पिक्सल्स विद 2 कलर्स डिस्प्ले होते थे, 320x200 पिक्सल्स विद 256 कलर्स डिस्प्ले होते थे। इसके बाद वीडियो ग्राफिक अडॉप्टर आया। VGA तमाम MA, CGA और MCGA को प्रोवाइड करता था और साथ में 640x480 पिक्सल्स विद 16 कलर्स को भी सपोर्ट करता था। सुपर वीडियो ग्राफिक्स अडॉप्टर SVGA VGA को इन्हेंस करके बनाया गया, लेकिन अब बड़ा फ़र्क ये आया कि पिछले तमाम कार्ड्स के लिए सेम ड्राइवर इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन अब मुख्तलिफ SVGA के लिए मुख्तलिफ ड्राइवर्स इस्तेमाल होते थे। ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए PC में इंस्टॉल करना पड़ता है। सो SVGA रिक्वायर्ड डिफरेंट ड्राइवर फॉर डिफरेंट कार्ड्स।
ये 800 इंटू 600 एंड 1024 इंटू 768 पिक्सल रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। इसमें ये कैपेबिलिटी भी है, ये मुख्तलिफ कलर्स पे सेम रेजोल्यूशन देता है। Extended Graphics Adapter XGA evolved from the VGA provides number 1 greater resolution, number 2 more color, number 3 much better performance, increase of processing speed. XGA has its own graphics processor and bus mastering. एक डिवाइस या अडॉप्टर जो सिस्टम बस को कंट्रोल करता है उसे बस मास्टर कहते हैं और ये सिस्टम बस को मुकम्मल तौर पर अपने ज़ेरे इस्तेमाल ला सकता है। XGA ने 2 मोड्स ऑफ़र किए। नंबर 1 640 इंटू 480 रेजोल्यूशन विद 16 बिट कलर, जिसमें हर पिक्सल 2 बाइट में स्टोर होगा। 1024 इंटू 768 रेजोल्यूशन विद 8 बिट कलर्स, जिसमें हर पिक्सल 1 बाइट में स्टोर होगा। अब हम बात करते हैं वीडियो कार्ड क्या करता है। वीडियो कार्ड डिस्प्ले से रिलेटेड काम को प्रोसेसर से अपने ज़िम्मे ले लेता है, जिससे इसमें कुछ अपनी एडिशनल फीचर्स होते हैं। इसमें अपनी मेमोरी होती है जिसको ये फ्रेम बफर के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक कन्वर्टर भी लगा होता है जिसे रैम डैक कहते हैं। रैम डैक डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। रैम डैक चिप डिजिटल प्रोसेसर के ऊपर ही मौजूद होती है। अब इस डायग्राम में ये वीडियो चिप है जिसकी अपनी रैम है। रैम डैक चिप यहाँ से सिग्नल्स को डिजिटल फॉर्म में लेकर एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है और सिग्नल्स को फिर मॉनिटर पर भेजती है। अब यहाँ CPU अपना काम कर रहा है। आजकल जो वीडियो कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं उनके अंदर एडिशनल AGP और PCI इंटरफेस मौजूद होते हैं। अब सवाल आता है वीडियो कार्ड पे हमें कितनी रैम चाहिए। जितनी हमें कलर इंटेंसिटी चाहिए हो इतनी रैम रिक्वायर्ड होती है। दिस इज़ सिग्निफिकेंट फॉर कलर डेप्थ एट द हाईएस्ट रेजोल्यूशन। हर पिक्सल के लिए जितने बाइट्स या बिट्स रिक्वायर्ड हों उन बिट्स या बाइट्स को स्टोर करने के लिए रैम चाहिए होती है। और ऐसी ही कि अब हमें कैसी रैम चाहिए, ऐसी रैम जिसकी स्पीड फास्ट हो। अब अगर 3D हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा रैम चाहिए होती है। 32 मेगाबाइट्स या 16 बाइट्स रैम वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए 3D को रिप्रेजेंट करने के लिए। वी रैम स्टैंड फॉर वीडियो रैम। ऑर्डिनरी रैम की तरह होती है, सिर्फ इसमें 2 सेल्स के कंबाइन करके एक सेल बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होती है। ज़्यादातर कार्ड्स DDR या SD रैम फास्ट रैम इस्तेमाल करते हैं। ये महंगी होती हैं क्योंकि इनमें 2 सेल्स एक सेल के तौर पर काम करते हैं। डबल सेल्स अलाउ द वीडियो प्रोसेसर टू सिमल्टेनियसली रीड old and write new data on the same RAM address. VRAM is capable of reading and writing simultaneously due to the dual port design. अब इस साइकिल में हम इंफॉर्मेशन को रीड कर रहे हों और उसे चेंज करना चाहते हों तो उसी टाइम ही उसी साइकिल में हम वहाँ पर ही इंफॉर्मेशन को दोबारा से लिख सकते हैं, क्योंकि ये ड्यूल पोर्ट डिज़ाइन है, मतलब राइट पोर्ट और रीड पोर्ट दोनों सिमल्टेनियसली हो रही हैं। नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं UMA। UMA स्टैंड फॉर यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर एंड DVMT, ये होती है डायनामिक वीडियो मेमोरी टेक्नोलॉजी। UMA एंड SMBA स्टैंड फॉर शेयर्ड मेमोरी बफर आर्किटेक्चर। बहुत ज़्यादा स्लो थे क्योंकि ये सिस्टम मेमोरी को ही शेयर करती थी। बाद में DVMT आई और वो इनकी जगह रिप्लेस हुई। इंटेल चिपसेट 810 और 815 में इसे इस्तेमाल किया गया। ये इनसे बहुत बेहतरीन थी। सो इट इंटीग्रेट्स द ग्राफिक कंट्रोलर एंड यूजेस पार्ट ऑफ द सिस्टम रैम एज फ्रेम बफर। रैम डैक को एक बार फिर रिकैप करते हैं। तमाम ग्राफिक कार्ड पे एक रैम डैक चिप होती है। ये डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है और डिस्प्ले डिवाइसेस की तरफ उस सिग्नल्स को फॉरवर्ड करती है। रैम डैक चिप के लिए रिकमेंडेशन 2 हैं। एक, एक्सटर्नल चिप नॉट इंटीग्रेटेड इन दी VGA चिप। सेकेंड, क्लॉक स्पीड 250 to 360 मेगाहर्ट्ज़, मतलब
सेपरेट चिप इस्तेमाल करें और ये स्पीड को ज़्यादा फास्ट कर देगी। और सेकंड पे इसका ये डेटा है कि इतना जो है ये क्लॉक स्पीड इसकी होनी चाहिए। सेकंड है स्टूडेंट कि अगर हैवी डेटा ट्रांसपोर्ट हमें करना हो तो सीपीयू के लिए बहुत ज़्यादा ये स्लो हो जाता है। इसके लिए एक्सेलरेटर कार्ड बनाए गए हैं। ये कार्ड सीपीयू के साथ कनेक्टेड होते हैं और पीसीआई और एजीपी बसेस को इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ सीपीयू को इंफॉर्मेशन देते हैं जो पिछले इमेज में नहीं थी। उस इंफॉर्मेशन को बार बार यूज़ नहीं किया जाता जो सेम होती हैं, और इसी तरह सीपीयू का टाइम बच जाता है। इसके अलावा इनमें बेसिक ग्राफिक्स के लिए एल्गोरिदम भी मौजूद होते हैं जिनकी मदद से उनको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। सीपीयू से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, आप देख सकते हैं वीडियो कंट्रोलर उनके मुताबिक बिट मैप क्रिएट कर रहा है और फिर डिस्प्ले डिवाइसेस पे उसको भेज रहा है। ग्राफिक्स लाइब्रेरीज़, बहुत सी ग्राफिक्स लाइब्रेरीज़ भी अब मौजूद हैं। उनकी मदद से बहुत सारी ग्राफिक्स बगैर प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम से बना सकते हैं जिनमें बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद होते हैं। इन लाइब्रेरीज़ में फास्ट जीएल, ओपन जीएल, डायरेक्ट एक्स और अदर्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इसी तरह ये कुछ एडवांस मतलब कुछ ख़ास काम करने के लिए भी इन लाइब्रेरीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गेमिंग वगैरह के लिए। इस तरह कुछ ख़ास सॉफ्टवेयर भी हैं जो ग्राफिक्स को पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं और जिनमें प्रोग्रामिंग या एल्गोरिदम की ज़रूरत नहीं होती। उनमें पहले से बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं।